हो गया। देखो आज डेट क्या है भाई, 12 सितंबर 2025 है आज, और हम एक अप्लाइड फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ लेंगे जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं? प्रॉपर्टीज बेसिकली किसी भी, अगर हम यहाँ मेटल करें तो मेटल में भी आ सकती है। जैसे आपकी डक्टाइल, टफनेस, ब्रिटलनेस, डक्टाइल हो गया, टफनेस, ब्रिटलनेस, इलास्टिसिटी, ठीक है, और हार्डनेस। ऐसी बहुत सारी वो हैं प्रॉपर्टीज मटेरियल के, जिनको हम सबको डिस्कस करते हैं। पहले हम ये कर लेते हैं बेसिक इलास्टिसिटी। क्या है ये? इलास्टिसिटी फिजिक्स में पूरा का पूरा चैप्टर रहता है ये, है ना? या नहीं पता? हाँ, पूरा एक चैप्टर रहता है। अब यहाँ देखो, इलास्टिसिटी में क्या रहता है कि इलास्टिसिटी कंप्लीटली डिपेंड करता है हुक्स लॉ पे। किस पे? हुक्स लॉ पे करता है। हुक्स लॉ हम तब पढ़ेंगे जब हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन आता होगा, क्योंकि हुक्स लॉ मेरा कहता है कि स्ट्रेस is directly proportional to the strain within elastic limit, within elastic limit। ये मेरा कहता है हुक्स लॉ, ठीक है। इसको डिनोट कर लेते हैं सिग्मा से, इसको करते हैं एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। इसकी यूनिट, ये यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो इसका मतलब पहले मुझे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में जानना पड़ेगा, तब जाके मैं हुक्स को समझूंगा, तब मैं समझूंगा कि इलास्टिसिटी क्या है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, हम क्या कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया ऐसा, जरूरी नहीं कि ऐसा लो, आप ऐसा भी ले सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं आप, यहाँ इसका डायमीटर d कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, और इसका कलर बदल लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे हम एक फोर्स लगाएंगे F। क्या है भाई? अब यहां देखो, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है ना बेटे, वो कितनी है? L, ठीक है। यहां से लेके यहां तक कितना है? ये स्मॉल w, ठीक है। इसको बोलते हैं लेंथ। क्या है ये? लेंथ है बेटे। और ये क्या है बच्चे? विड्थ।
विड्थ बोले तो WIDTH, विड्थ मतलब चौड़ाई, ठीक है। यहां से लेके यहां तक जो है ये इसकी मोटाई समझ लो आप। T फॉर थिकनेस, T फॉर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? अब ये पूरा जो मटेरियल है पूरा सॉलिड बना है, क्या है ये? सॉलिड है। अब मैंने क्या किया, इसमें एक टेंसाइल फोर्स लगाया है। क्या लगाया? टेंसाइल फोर्स लगाया है, और इस ऑब्जेक्ट के दोनों साइड लगाया है। मान लो ये A है और ये क्या है? B है। A साइड पे भी एक फोर्स लगा लिया, B पे भी, लेकिन वो मैग्नीट्यूड में बिल्कुल सेम है। यानी कि अगर Ft की वैल्यू 50 किलो न्यूटन है एट A, वही B पे भी है। कोई दिक्कत है? मान लो इसकी लेंथ जो थी वो 1 मीटर थी। कितने थी? 1 मीटर थी। फॉर एग्जाम्पल ये 1/2 मीटर थी, और ये भी मेरी 1/2 मीटर थी थिकनेस, ठीक है। हम ऐसा ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अभी यही है। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको, इस फोर्स को लगाने से मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं। जब ऐसे खींचेंगे ना तो इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये ऐसा मटेरियल बना है क्योंकि मैं इलास्टिसिटी पढ़ रहा हूं। अगर इलास्टिसिटी पढ़ रहा हूं तो जाहिर सी बात है ऐसा मटेरियल ले रखा है मैंने कि वो खींचने पे खिंच जाएगा, खींचने पे खिंच जाएगा, और जैसे ही उस फोर्स को मैं हटाऊंगा वो वापस अपनी उसी शेप और साइज में आएगा, ठीक है। मैं दिखाता हूं एक बार करके, ये देख लेना है ना एक बार। मैं अभी दिखा देता हूं तुमको क्या होगा इसमें। मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ठीक है। वो फोर्स लगा, जैसे ही फोर्स लगा तो ये बढ़ गया, और जब बढ़ा तो कुछ इस तरीके से बढ़ गया। समझ में आया? ये वाला हिस्सा इस तरफ आ गया, इतना बढ़ गया, ये इतनी लेंथ कितना बढ़ गया? समझ में आ रहा मेरी बात या नहीं आ रही है? बढ़ गया ना लेंथ। मान लिया ये L बढ़ गया, और ये L ऑलरेडी था, ये ओरिजिनल लेंथ है इसकी, और ये चेंज इन लेंथ है। क्या है? बात आ रही मेरी समझ में कि नहीं आ रही? ये तो ओरिजिनल लेंथ है। ओरिजिनल क्या है? लेंथ है। पहले ओरिजिनल रहा होगा, जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई किया ये खींच गया। जब खींचेगा ना बेटे तो इसकी लेंथ तो हो जाएगी, बढ़ जाएगी लेंथ। कितनी बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने डेल्टा L बढ़ा दिया। कितना? डेल्टा L। इसका मतलब अगर लेंथ 10 मीटर थी तो हो सकता है 10.05 मीटर बढ़ जाए, पूरी टोटल लेंथ इतनी हो जाए, यानी बड़ी होगी थोड़ा बहुत। अब ये विड्थ है, ये क्या है? विड्थ है। विड्थ इतनी नहीं रहेगी, ये कम हो जाएगी। ये विड्थ यहां से इतनी हो जाएगी, मान लिया ये यहां पहुंच गए। समझ रहे? ये भी बढ़ा, ये भी घटा, दिख रहा है? ये ऐसा हो जाएगा। ये जब आप इसे खींचोगे पतला नहीं होता चला जाएगा, होता रहेगा। तो यानी कि इसकी थिकनेस घट जाएगी, और ये विड्थ भी क्या हो जाएगी? विड्थ भी घटेगी, ठीक है। जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करते हैं, सबसे पहले स्ट्रेस की बात करते हैं। स्ट्रेस की जब बात करते हैं तो स्ट्रेस मतलब होता है फोर्स, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला है। अब मेरा फोर्स यहां मैंने क्या अप्लाई किया था? Ft।
एरिया कितना है मेरा, मैंने सोचा ये ए है, एरिया कितना है, ए है, तो ए डिनोट कर दिया ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है इतना? हाँ, अब इसके बाद क्या करना है, देखो ये तो मेरा स्ट्रेस का फॉर्मूला हुआ। स्ट्रेस का मतलब हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। एक और चीज से समझ लेते हैं। अरे ये क्या कर रहा हूं मैं? एक और चीज समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक बॉल है, ठीक है, एक और चीज समझते हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला ये तो हमें मिल ही गया, फोर्स अपॉन क्या है, एरिया है। समझ में आ रहा ना, फोर्स अपॉन एरिया, ये स्ट्रेस है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब क्या हुआ कि अगर मैंने इस पे एक फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, क्या लगाया, यहां से भी लगा दिया, ये कॉस्को की बॉल है, क्या है ये, हाँ, तो यहां पर हो गया आपका, ये भी एक फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। होगा क्या बेटे, इसकी शेप कुछ ऐसे बदलेगी, बदलेगी कि नहीं, यस और नो, बदलेगी कि नहीं, बदलेगी ना। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इस एरिया पे लग रहा है, यस और नो, लग रहा है ना। तो एक तो ये हो गया एरिया जिसपे काम कर रहा है ये फोर्स, ये फोर्स इस वर्किंग एरिया पे काम कर रहा है, यस और नो, दिख रहा है ना एरिया, इसका शेप और साइज बदल गया है, ऐसा हो गया अब ये देखने पे, ऐसा ये है, दिख रहा है अब, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये दब चुका है, इतना है आपका हिस्सा, इसका मतलब शेप और साइज बदल रहा है। फोर्स लगाने पे किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो उसका शेप और साइज बदल जा रहा है, ठीक है, इसीलिए मैं ये फोर्स कह रहा हूं, इसलिए मैं ये एरिया कह रहा हूं, इसलिए इसको स्ट्रेस कहते हैं। अभी तो इसको यहां प्रेशर बोलते हैं, जब ऊपर से कोई चीज लगाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर, लेकिन इसके अंदरूनी हिस्से पे यहां स्ट्रेसेस डेवलप होती है। जब कोई चीज पर बाहर से आप फोर्स लगाते हैं, इस तरीके से जब बाहर से लगाते हैं फोर्स, तो इस एरिया पे जब लगा रहे हैं तो ये आपका प्रेशर कहलाता है, क्या कहलाता है, हाँ प्रेशर। लेकिन इस प्रेशर की वजह से ये जो इनर एरिया है इसका, ये यहां यहां पर स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं, क्या स्ट्रेसेस, जो इसको वापस वही शेप देने में कोशिश करेंगे जो इसकी पहले थी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रेस, इस तरीके से स्ट्रेस काम करता है, इसलिए फोर्स बाय एरिया हम लिखते हैं। उसके बाद स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन इसमें देखो जो ये वाला फिगर हमने बनाया था, देखो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है बेटे, अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करूं, किसकी, लॉन्गिट्यूडनल, तो वो होगा, इसकी लेंथ कितनी है, एल, कितनी है, एल, और चेंज कितनी हुई, डेल्टा एल। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी होगी, चेंज इन लेंथ, इन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कोई दिक्कत है यहां तक, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। लेकिन इसकी एवज में जब हमने ऐसा प्रोडक्ट लिया था, कोई ऐसा एक ऑब्जेक्ट लिया था, तो यहां पर कुछ डायमेंशंस में कमी भी आई थी, ये तो बढ़ गया लेकिन कमी भी तो आई, तो जिनमें आई है कमी उनको लैटरल स्ट्रेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैटरल स्ट्रेन बोलते हैं बेटे उन्हें,
और उसको डिनोट यहाँ पे कैसे करेंगे हम, जैसे वृत्त में चेंज हुआ ऐसे, ये माइनस में आएगा। चेंज इन विथ अपॉन माइनस क्यों आया, क्योंकि घट गया साइज, यहां बढ़ गया। उसके बाद एक और चीज है थिकनेस में भी, यस और नो, ये हो गया स्ट्रेन। ठीक है, अब ये है स्ट्रेन, वो है स्ट्रेस, दोनों चीजें अलग अलग है। अब हो क्या रहा है, अब एक चीज समझो, अब वो हुक्स लॉ पे आते हैं वापस। ठीक है, उस हुक्स लॉ को समझना है हमें। समझ में तो आ रहा है ना मैं जो बता रहा हूं, ऐसा तो नहीं दिमाग ऊपर तो नहीं जा रहा कुछ चीज है। देखो हुक्स लॉ, हुक्स लॉ मेरा कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। मतलब अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया है, फोर्स लगा दिया ऐसे, और ये चेंज हो गया, ये फोर्स से ये लेंथ में चेंज आया, कितना चेंज आया, डेल्टा एल, फोर्स की वजह से। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इस फोर्स को हटा दूं, ये वापस ये भी हट जाए, ये वापस उसी शेप में आ जाए, तब क्या कहेंगे हम कि ये हुक्स के नियम को फॉलो कर रही है बॉडी। ये जिस भी मटेरियल से बनी है, इसका मतलब मटेरियल क्या है, इलास्टिक है। कि जैसे ही मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाऊं और उसकी शेप और साइज में बदलाव हो, और जैसे ही उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को जीरो कर दूं मैं, वो वापस उसी शेप और साइज में आ जाए। मटेरियल की इसी क्वालिटी को इलास्टिसिटी, पहले पजामे में इलास्टिसिटी डालते थे इलास्टिक, हाँ, तो वो जो इलास्टिक होती थी वो उसी को हुक्स के नियम को फॉलो करती थी। ठीक है, जब खिंच रही है तो खिंच जा रही है, फिर वापस आ जा रही है, हो रहा है। हाँ बिल्कुल, अब यहां देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, ये सिग्मा है ना, स्ट्रेस है ना ये, तो इसको क्या करते हैं हम, फोर्स अपॉन एरिया, ऐसे ही तो लिखते हैं। अब एक बताया मैंने आपको, फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये क्या है हमारा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर मैं सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही ले रहा हूं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में ही हुक्स लॉ देख रहा हूं, आपको नहीं लग रहा कि इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को यहां से जब रिमूव किया जाएगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, कोई ना कोई क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहां एक कांस्टेंट लगाऊंगा। कांस्टेंट यहां जब भी होगा, जब भी हुक्स नियम की बात होती है और इलास्टिसिटी की बात होती है, किसकी, इलास्टिसिटी की बात होती है, तो यहां पर एक कांस्टेंट ई लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, ई, और सेम यही लिखा जाएगा। ठीक है, ये ई क्यों लिखा जा रहा है, इस ई को क्या बोलते हैं वो भी देख लो आप। ई को बोलते हैं बेटे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या यंग मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस बोलते हैं। ठीक है, इसकी इस ई की वैल्यू फिक्स होती है। फिक्स कैसे, फिक्स कैसे भाई, माइल्ड स्टील में जब आप फोर्स लगाओगे, देखो ग्राफ ऐसा होता है ना, ये स्ट्रेस यहां समझने की जरूरत है आप लोगों को। जब हम यहां कोशिश करते हैं माइल्ड स्टील को, तो एक टाइम तक तो ये हुक्स के नियम को ऐसे फॉलो करता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, फॉलो कर रहा है। जैसे मतलब मैंने फोर्स लगाया, और अगर इसके बीच में यहां पर भी फोर्स हटा दूंगा तो फिर वापस आ जाएगी, फिर यहाँ पे फोर्स हटा दूंगा तो फिर वापस आ जाएगी, क्योंकि क्या है, ये एफ अपॉन ए है, ये क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन एल है, यही तो है। इस पॉइंट पे अगर मैं आ रहा हूं तो वापस आ जा रही है, अगर मैं इसको जीरो कर दे रहा हूं, इस पॉइंट पे जा रहा हूं तो भी वापस आ जा रहा है, इस पॉइंट पे जा रहा हूं तो भी वापस जा रहा है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसमें चेंज होना शुरू हो जाएगा, तब ये वापस नहीं आएगा। यहां तक हुक्स के नियम को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब यहां तो ये इसके प्रोपोर्शनल है, इसके समानुपाती यहां तक है बस ये, उसके बाद इसके समानुपाती नहीं है ये। उसके बाद तो हो सकता है कि फोर्स बढ़ जाए, हो सकता है फोर्स इतना बढ़ चुका है
क्यों उसको वापस नहीं आने दे रहा, फोर्स इतना बढ़ जा रहा है कि वो वापस नहीं आने दे रहा उसको। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं, है ना? तो इसका मतलब है इस लेवल तक तो हुक्स का नियम फॉलो कर रहा है बॉडी, यहां तक माइल्ड स्टील जो है वो हुक्स के नियम को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व मैं कास्ट आयरन के लिए बनाऊं तो यही ब्रेक कर जाता है, खत्म। उसके नियम को क्या बोल, जैसे ही मारते हैं उस पर वो पूरा बिखर जाता है टुकड़ों में। जो कास्ट आयरन ढलवा लोहा, डेकचून बोलते हैं लोग, जैसे ही उस पर एक हैमर मारा और टूट जाए, बिखर जाता है। तो उसके अंदर है ही नहीं इलास्टिसिटी, है कहीं? तो इसका मतलब जैसे ही हैमरिंग करोगे आप, फोर्स जैसे ही लगाया वो टूट गया, तो हुक्स के नियम को फॉलो करेगा? नहीं करेगा। इसी एवरेज में अगर मैं कहूं कि कॉपर है, कॉपर में कि आपने इतना सा फोर्स लगाया, उसके बाद उसकी लंबाई ही बढ़ती चली गई। हल्का सा फोर्स क्या लगाया आपने, स्ट्रेस, हल्का सा स्ट्रेस उसे दिया और उसकी लंबाई ही बढ़ती जा रही है। इससे पता लग रहा है, इस कर्व से ही पता लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा? समझ में आ रहा है? ये देखो फोर्स तो वही है लेकिन लंबाई बढ़ती ही जा रही है उसकी। इसका मतलब ये भी हुक्स के नियम को फॉलो ही नहीं कर रहा, वापस थोड़ी आ रहा है। यानी कॉपर एक ऐसी मटेरियल है कि आप उस पर फोर्स लगाओ तो खिंचता चला जाएगा, वापस नहीं आता। वो आता है कहीं वापस? ऐसे ही एल्यूमिनियम है, नहीं होता है। ये सब डक्टाइल मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल नहीं। उसे भी हम पढ़ेंगे आगे, आज तो हम इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं। यहां मैं ये चीज कर रहा था, ये समझ में आया? अब इससे एक फॉर्मूला ड्रॉ होगा, देखो मैं कैसे करता हूं। इसको मैं रफ कर दूं कुछ चीजों को, ये समझ में आ गया ना तुमको कुछ? ये क्या है? ई है। अब यहां देखो, चूंकि चूंकि अगर ये कोई एक बॉडी है मेरे पास और ये एरिया है, क्या है ये? एरिया है, और ये इसका डायामीटर है। मैंने इस पे एक फोर्स लगा दिया है, इस पे मैंने एक फोर्स लगा दिया है। इसकी जो लंबाई है वो एल है। क्या है? एल है। अब क्या होगा बेटे, जब इस पे फोर्स लगेगा तो जाहिर सी बात है चेंज इन लेंथ आएगी कुछ ना कुछ। मान लिया थोड़ा बहुत ऐसा है कि चेंज इन लेंथ आ गई। इलास्टिक नहीं है मटेरियल, इलास्टिक है, लेकिन जो ये बात कह रहा था ना कि थोड़ा सा चेंज आ जाता है, वो जो थोड़ा सा चेंज आता है वो निकालना है। वो जो ये कह रहा है ना लड़का कि थोड़ा सा जो चेंज आया है, वो चेंज कैसे निकालते हैं, वो चेंज है। तुझे यहां सीखना पड़ेगा कि वो चेंज क्या है। ये वो चेंज है। इस चेंज को कहां से निकालते हैं? यहां से। इस फॉर्मूले से अगर मैं निकालूं तो ये है मेरा F अपॉन ए इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। यहां से डेल्टा एल निकाल लेंगे और ये F इंटू एल अपॉन ये ई ए, ई इंटू, ये चेंज इन लेंथ है। ये है वो छोटा सा चेंज जो मटेरियल के अंदर आ जाएगा। F तो ऐसे ही हो गया इंटू एल। ई बिल्कुल फिक्स है, लेकिन एरिया, इसका एरिया अगर ये डी है तो एरिया कितना हो जाएगा बेटे? पाई बाय 4 डी स्क्वायर। पाई बाय 4 डी स्क्वायर अगर ये बेलन की तरीके से है तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला तुम्हें बहुत बहुत जगह देखना पड़ेगा जब आप लोग आगे इंजीनियरिंग करोगे, तो ये फॉर्मूला तुम्हें बहुत जगह देखने को मिलेगा कि यार ये डेल्टा एल का फॉर्मूला डायरेक्ट ही लिखा होगा वहां। ये तुम सोचोगे पता नहीं कहां से आ गया, आया यहीं से, आया यहीं से है फॉर्मूला। ठीक है, ये है। और एक और चीज है कि जब हम लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करते हैं तो इनमें भी एक रेशो होता है। इन दोनों में भी क्या होता है? एक रेशो होता है इन दोनों में।
lateral strain upon longitudinal strain, ठीक है, इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू। म्यू का मतलब क्या हुआ? पॉइजन रेशियो। क्या हो गया? पॉइजन रेशियो। एक और मैं तुमको बताता हूं नई चीज, शायद नहीं पता है क्योंकि अभी तक शायद पढ़ी नहीं है। ये 2G 1 प्लस म्यू, ये G जो है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है। जहां शियर फोर्स काम कर रहा होता है वहां कांस्टेंट ये लगाया जाता है, जहां इलास्टिसिटी होती है वहां कांस्टेंट ये लगाया जाता है। अब समझ में आ रहा होगा ये क्या है? क्या है म्यू? क्या है? पॉइजन रेशो है। और जहां लंबाई घट रही होगी, चौड़ाई घट रही होगी, वहां इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां जब डिजाइन करते हैं ना मटेरियल को, जब मटेरियल से कोई एक प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं तब हम पढ़ते हैं इन चीजों को। एक और रिलेशनशिप होता है, मेरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये नेक्स्ट ईयर आपके पास है 1 प्लस 2 म्यू, शायद यह माइनस है, ऐसा कुछ करके तो आप पढ़ोगे। ये क्या है? बल्क मॉड्यूलस। ये क्या है? अब बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? के से डिनोट करते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डायरेक्ट स्ट्रेस टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हुआ? जब वॉल्यूम, किसी वॉल्यूम पे आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओ और उसके वॉल्यूम को चेंज कर दो और फिर उसको हटाओ तो वापस आ जाए अपने उसमें वॉल्यूम में, ठीक है, तब ये स्ट्रेन होगी। समझ में आ रही है ना बात? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या हुआ? चक्कर आ रहे? हाँ, अच्छा, समझ में तो आ रहा ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? और देखो इसमें कुछ टॉपिक्स और हैं कैसी की, जैसे ये है आपका, देखो ये सब लिखा हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल लिखा है। एक और चीज देखो, हाँ बताओ, कह रहा है कुछ कोई? हाँ बताओ। अच्छा, अब जैसे मान लो ये है एक ऑब्जेक्ट है ना, इसमें आपके यहाँ कंप्रेसिव, अब फॉर एग्जांपल यहां देखो आप कि एक फोर्स ऐसे भी तो लगाया जा सकता है यार, लगाया जा सकता है कि नहीं? यह कंप्रेसिव फोर्स किसी चीज को दबाएगा। जब देखो फोर्स की टेंडेंसी पे डिपेंड कर रही है सारी चीजें। यहां जो चीज घटी थी ना उस वाले में टेंसाइल में, यहां सब वो बढ़ जाएंगी और जो वहां जो बढ़ा था यहां घटेगा वो। यानी फोर्स की टेंडेंसी पे डिपेंड कर रहा है सब। किस पे? फोर्स की टेंडेंसी पे। टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? समझ में आया? तो फोर्स की जो टेंडेंसी है, अब यहां देखो ये एल है, क्या है ये? जब ऐसे फोर्स लगाएंगे, दबाएंगे इसको, तो ये कंप्रेसिव है। कंप्रेसिव फोर्स दबाएंगे जब इसको, ठीक है, जब दबाएंगे बेटे तो इसकी लेंथ कम नहीं होगी, और जब किसी चीज को ऐसे दबाएंगे वो और मोटा होता चला जाएगा, थिकनेस बढ़ जाएगी, विड्थ भी बढ़ जाएगी। सेम उल्टा हो गया, सेम उल्टा हो गया। ये कब केस है? ये कौन सा केस है? कंप्रेसिव। वो कौन सा था? टेंसाइल। दोनों में अलग अलग चीजें, सेम वही प्रोसेस है, सब सेम वही है, लेकिन कंप्रेसिव चीजें माइनस में आती हैं सारी चीजें। अगर मैं कंप्रेसिव की बात करूंगा तो वो, क्योंकि चीजों को हम क्या करते हैं, इस फेस की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो लेंथ क्या हो रही है? घट रही है, और जब लेंथ घट जाएगी तो माइनस में तो आएगी। अगर मैं कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करूं, कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो ऐसा नहीं होगा, बताओ?
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब यहां देखो, देखो ये है जी, यहाँ तुम्हारे यहाँ एन से डिनोट किया हुआ है इसको, लेकिन ये एन नहीं होता। जैसे ये फॉर्मूला है ना, अब ये तुम्हारा ये फॉर्मूला निकाला है मैंने, ये जैसे तुमने अभी यहाँ देखा, देखो तुम्हारी किताब का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन। ये F अपॉन ए, यहाँ E लग जाएगा, यहाँ चेंज इन लेंथ अपॉन L आ जाएगा, ठीक है। वहां वो एरिया की बात कर रहा है, पाई बाय 4d स्क्वायर ना लेके उसने पाई r स्क्वायर ले लिया। बात एक ही, कैसे? अगर मैं इसकी एरिया की बात करूं, अगर ये r रेडियस का है या ये d का है, अगर d के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो ये है, क्योंकि d इक्वल टू 2r होता है। क्या होता है? अब यहां 2r लगा दो, लो पाई अपॉन 4, ये 2r यानी 4r स्क्वायर हो जाएगा, इस 4 से 4 पाई r स्क्वायर, कितना आ गया? ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां देखो ये f लिख दिया मैंने, यहाँ पाई r स्क्वायर लिख दिया, यहाँ e लिख दिया, यहाँ डेल्टा l, यहाँ l। चेंज इन लेंथ निकालूंगा तो कितना आ जाएगा भाई? एफ एल अपॉन पाई r स्क्वायर e। ये लिखा है तुम्हारे पास किताब में, यहाँ ये लिखा है, यहाँ पे इसने e की वैल्यू निकाल रखी है, e की निकालोगे तो e ऐसे आ जाएगी, ये निकाल लो। जो y से दिखा रखा है ना यंग मॉडुलस, वो डिनोट अलग किया है लेकिन है यही, ये देखो ये l यहाँ आ जाएगा, चेंज इन लेंथ, बस समझ में आया? ऐसा है। ये जो मैं तुम्हें बता रहा था ये अभी ये है, यानी कि तुम्हारे पास सब है। देखो पोजीशन रेशियो भी है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये तो तुम्हें वैसे ही आ गया होगा। क्या हो गया? ये देखो ये कर्व है, क्या वो जाना है? पानी पीना है? पानी, हाँ चले जाओ, पानी मेरे लिए भी लेके आना है, जल्दी लेके आओ पानी, वहां मेरे पास बोतल में रखा है, ठीक है बेटे। अब यहां देखो, अब एक चीज देखो आप, अब हम कुल मिला के अब इनकी यूनिट पे बात करते हैं। किस पे? यूनिट पे बात कर लेते हैं। यूनिट, कितना टाइम हो गया? 4:30 हो गए। चलो बस थोड़ा सा यूनिट देख लो आप। यूनिट की बात करेंगे जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो ये होता है फोर्स और यूनिट एरिया। क्या होता है? यही होता है ना बेटे? हाँ हाँ, भर के। फोर्स जो होता है हमारा न्यूटन में होता है बेटे, किसमें? और एरिया होता है बेटे या तो मिलीमीटर स्क्वायर में होगा, तो यूनिट बन जाएगी मेरी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारी यूनिट बन गई। क्या बन गई? ये इसकी यूनिट है। अब यहां मैंने एरिया में मिलीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा है, बताएगा कोई मुझे? क्योंकि अगर कोई भी एरिया हुआ, यहां देखो कोई भी एरिया, अगर ये L है और ये B है, अगर ये मीटर में है या मिलीमीटर, मान लो मिलीमीटर में है, ये भी मिलीमीटर में है, और इसका मुझे एरिया निकालना है बेटे, तो एरिया अगर मैं निकालूंगा तो L इंटू बी होगा। और यहां देखो इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको लिखते हैं L मीटर, L मिलीमीटर इंटू B मिलीमीटर। तो L B को तो ऐसे लिख देंगे L इंटू बी, लेकिन इन दोनों की भी तो मल्टीप्लाई हो रही है, मिलीमीटर स्क्वायर। समझ में आई अब बात? इसलिए यहाँ स्क्वायर लिखा जाता है। अगर आप कहोगे सर इसमें कैसे हो रहा है, ये तो गोल है, ये D है, तो इसका एरिया अभी तो देखा आपने, पाई बाय 4d स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी d स्क्वायर है ना, यानी अगर कोई लेंथ है तो वो मिलीमीटर की पावर स्क्वायर में ही जाएगी अपने आप ही, इसीलिए यहाँ एरिया है सर। समझ में आया ना या नहीं आया? खड़े खड़े दिक्कत हो रही है? हो रही है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो नहीं हो रही, खैर मुझे आदत है। ये हो गया, ठीक है। और स्ट्रेन की बात लास्ट है, चलो ये लास्ट बता रहा हूं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेंथ जो होती है बेटे वो मीटर में ही होगी, मिलीमीटर में ही तो होगी अगर चेंज भी होगी तो, और ओरिजिनल लेंथ भी होगी तो मिलीमीटर में ही होगी। या तो मीटर में लेते हैं, या सेंटीमीटर में लेते हैं, या मिलीमीटर में लेते हैं, किसी में भी ले सकते हैं, मैंने मिलीमीटर में ली है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये यूनिट लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
यानी जो स्ट्रेन है मेरी, जो स्ट्रेन है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। यूनिटलेस क्वांटिटी क्या है?